हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, अर्थात परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या-क्या आता है। ऐसा माना जाता है कि राजनीति का प्रारंभ यूनान से हुआ है। यूनानियों को इसके जनक होने का श्रेय दिया जाता है। राजनीति के ज्ञान की प्रमुख दो धाराएं रही हैं। एक तो प्लेटो का आदर्शवाद और दूसरा है अरस्तु का बुद्धिवाद। ये दोनों धाराएं राजनीतिक सिद्धांत के रचनाकारों को प्रेरित करती रही है और सदियों से उनके बीच वाद विवाद का विषय भी बनी हुई हैं। इसीलिए मोटे रूप में राजनीतिक विज्ञान के दो रूप उभर कर सामने आए हैं। पहला परंपरावादी राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरावादी राजनीति विज्ञान मुख्य रूप में मानकात्मक माना जाता है, मतलब आदर्शवादी माना जाता है, और आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी या अनुभवाश्रित माना जाता है, यानी कि यह अनुभव पर आधारित है। राजनीति विज्ञान की जो परंपरावादी परिभाषाएं हैं, उसके अंतर्गत विचारकों ने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को, अपनी कल्पना को और राजा को पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार के रूप में देखना, इस तरह से माना है। और ये राजनीति शास्त्र के केवल नैतिक, न्यायशास्त्री और कानूनी पहलुओं को ही देख पाए हैं। इसीलिए इसके शोध और विश्लेषण की प्रमुख विधियां रही हैं ऐतिहासिक और वर्णनात्मक। हम ये देखते हैं कि जो परंपरागत विचारक हैं, उन्होंने इसकी जब परिभाषाएं दी है तो ये माना है कि राजनीति में केवल राज्य का अध्ययन ही किया जाता है। कुछ ने माना है कि केवल सरकार का अध्ययन ही किया जाता है। कुछ ने राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में भी इसे माना है। तो हम देखते हैं कि राज्य के अध्ययन के रूप में गार्नर के शब्दों में कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से ही होता है। ब्रंशली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो उसकी परम आवश्यक प्रकृति, आधारभूत स्थिति तथा विविध स्वरूप एवं विकास को समझने का प्रयास करता है। सरकार के अध्ययन के रूप में परंपरावादी राजनीति शास्त्री ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। लीकॉक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है और सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व्यवस्था का उसी प्रकार अनुशीलन किया जाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र में धन का, प्राणी शास्त्र में जीवन का, बीजगणित में अंकों का एवं रेखागणित में स्थान तथा दूरी का। इस तरह कुछ लोगों ने माना है कि राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन इसमें किया जाता है। तो पाल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वो अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें राज्य का, सरकार का दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी तरह गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। अब हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके अनुसार परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहता है। तो इसके क्षेत्र यानी कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, इसमें गार्नर ने यह बताया है कि इसकी मौलिक समस्याओं में प्रथम है राज्य की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना। द्वितीय है राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, उनका विकास एवं उनके विविध रूपों का अध्ययन। और तृतीय है जहाँ तक संभव हो सके इनके आधार पर राजनीतिक प्रकृति और विकास के नियमों का निर्धारण करना है। यानी कि इन्होंने मूलतः राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति, राजनीतिक संस्थाओं जैसे सरकार, उसके विभिन्न अंग, उनकी प्रकृति, उनका विकास और इन्हीं के आधार पर राजनीतिक प्रकृति और विकास के नियमों का निर्धारण करने को माना है। गुडनाव ने राजनीति विज्ञान का संबंध तीन बातों से जोड़ा है: राज्य की इच्छा का निर्माण, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति और राज्य की इच्छा की कार्यान्विति। यानी कि जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य हैं, लगभग उनसे इनका संबंध जुड़ा है। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो खंडों में विभाजित किया है, एक तो सैद्धांतिक राजनीति और दूसरा व्यवहारिक राजनीति।
फिर 1948 में यूनेस्को के तत्वावधान में राजनीति शास्त्र का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय समाविष्ट किए जाने चाहिए। एक तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत भी आएंगे, राजनीतिक संस्थाएं भी आएंगी, दल, समूह तथा जनमत भी आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी आएंगे। इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य का सांगोपांग अध्ययन करता है। तो इस तरह हम ये मान सकते हैं कि इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न बातें आती है। एक तो मानव का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता, लेकिन राज्य संस्था के संदर्भ में ही मानव का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से, क्योंकि राज्य का निर्माण होता है और नागरिकों के लिए राज्य जीवित रहता है, इसीलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत देखा जाता है कि राज्य व्यक्तियों के लिए क्या करता है और व्यक्ति राज्य के लिए क्या करते हैं। तो राज्य के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों के क्या क्या अधिकार हैं और राज्य के प्रति इनके क्या कर्तव्य हैं, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध क्या होने चाहिए, इन सब तथ्यों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अरस्तु ने ये कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। यानी कि राज्य ऐसी संस्था है जो मानव की आवश्यकताओं को तो पूर्ण करता ही है, उसके व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास और समाज के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी बहुत अच्छी सर्वोच्च इकाई है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो किया जाता है राज्य के अतीत का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का विकास कैसे हुआ। प्रारंभ में राज्य परिवारों का समूह मात्र था, जो आगे चलकर कुलों और जनपदों में विकसित हुए। यूनानी इतिहास में इनको नगर राज्य कहा है। धीरे धीरे मिलकर ये नगर राज्य संघ में संगठित होने लगे। यूनान में और भारत में इसी प्रकार के कुछ संघ बने थे। जैसे भारत में इनको जैसे वज्जी संघ, अंधक वृष्णि संघ आदि का नाम दिया गया। तो प्राचीन काल में ये माना जाता था कि राजा और उसके आज्ञा को दैवीय माना जाता था, यानी कि उसको पृथ्वी पर ईश्वर ने ही भेजा है। लेकिन वर्तमान समय में राज्य की प्रभुत्व शक्ति सर्वसाधारण जनता में निहित होती है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया और लोगों के विचार भी बदलते चले गए। इसीलिए राज्य के स्वरूप में, क्षेत्र में सब में परिवर्तन होता गया। इसमें राज्य के वर्तमान का अध्ययन भी किया जाता है। ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में राज्य एक विशेष स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, जिसको राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। राष्ट्रीय राज्य को आज ये माना जाता है कि ये सर्वोत्कृष्ट समुदाय है, जैसे और अन्य कोई समुदाय से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। जैसे आर्थिक समुदाय हो या खेल से संबंधित कोई समुदाय हो, इसी तरह से किसी भी तरह का कोई समुदाय इससे बराबरी नहीं कर सकता। धार्मिक समुदाय हो या जातिगत समुदाय हो, इन सब से ऊपर आता है राष्ट्रीय राज्य। तो राजनीति विज्ञान राज्य के स्वरूप, प्रयोजन, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र पर विचार करता है। फिर इसमें राज्य के भविष्य का अध्ययन भी किया जाता है। राज्य के वर्तमान स्वरूप को क्योंकि अंतिम नहीं कहा जा सकता, अभी भी कई विचारधाराओं द्वारा ये माना जा रहा है कि राज्य के स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के संबंध में नए नए विचार प्रकट किए जा रहे हैं। जैसे समाजवादी विचारधारा के अनुसार ये माना जाता है कि राज्य को लोगों का आर्थिक जीवन नियंत्रित करना चाहिए, और अराजकतावादी मानते हैं कि राज्यहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में है। तो इस तरह से ये माना जाता है कि भविष्य में जो राज्य है वो लोकतंत्र, अधिक से अधिक लोकतंत्रात्मक हो, लोक कल्याणकारी हो, विश्व बंधुत्व की धारणा पर आधारित हो। तो आगे राज्य कैसा होना चाहिए, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि सरकार का अध्ययन, क्योंकि राज्य तो अमूर्त है दिखाई, और वो अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है। इसीलिए सरकार के बिना राज्य के अध्ययन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। पहले जब राजा के हाथ में शक्ति होती थी तो वो राजा ही कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूँ। तो इसलिए राजा ही सरकार हुआ करता था। लेकिन कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हुई और बाद में प्रजातंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई। और अब इसमें सरकार की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के 3 अंगों में शक्ति का विभाजन भी हो गया है।
इनके माध्यम से वो शासन व्यवस्था का कार्य करता है। तो राजनीति विज्ञान में हम सरकार के अंग, उसके प्रकार, उसके संगठन आदि का भी अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी करते हैं। तो आजकल स्थानीय स्वशासन का बहुत विशिष्ट महत्व है। स्थानीय संस्थाओं की जो कार्यप्रणाली, जैसे ग्राम पंचायत हुए, नगर पालिकाएं हुई, उनकी कार्यप्रणाली और स्थानीय समस्याओं का अध्ययन, जैसे सफाई हुई या स्वास्थ्य हुआ या शिक्षा हुई, तो इस तरह और साथ ही जैसे ग्रामीण समस्याएं, तो ये सब हमारे स्थानीय समस्याओं का अध्ययन हमारे विषय की प्रमुख विषय वस्तु है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय समस्याएं भी, जैसे राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति, ये भी हमारे समक्ष एक समस्या है। और आज क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति के कारण संपूर्ण विश्व एक इकाई बन गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आज राजनीति शास्त्र द्वारा इस बात पर विचार किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा या बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, या अभी जैसे महामारी फैली है कोविड-19, इनसे उत्पन्न संकट। तो इस प्रकार अन्य समस्याओं के हल के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए, इन सब का अध्ययन भी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक विचारों का इतिहास और आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन भी किया जाता है, जिसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जैसे सुकरात और प्लेटो और भारतीय राजनीतिक विचारकों का, उनके सब विचारों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। राजनीति विज्ञान में विभिन्न विचारधाराएं, जैसे व्यक्तिवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, गांधीवाद, इन सब विचारधाराओं का भी प्रतिपादन किया जाता है। इनके तुलनात्मक गुण दोषों का अध्ययन कर इस बात पर विचार किया जाता है कि किसी देश में कौन सी विचारधारा को अपनाना उपयुक्त हो सकता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों और संगठनों का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान में करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास कब और कैसे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विधि का वर्तमान स्वरूप क्या है, उसके पीछे कौन सी शक्ति है, राजदूतों, युद्धबंदियों, युद्ध से संबंधित नियमों, आतंकवाद की रोकथाम के लिए किस प्रकार सहयोग किया जाना चाहिए। तो इन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संगठन के कार्यों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां हैं, यानी हम उसका अध्ययन किस पद्धति से करें, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहले एक तो थी दार्शनिक पद्धति, जिसको प्लेटो, थॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन आदि ने इसको काम में लिया था। प्लेटो ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक और थॉमस मोर ने अपनी रचना यूटोपिया में आदर्श राज्य का निर्माण करते समय दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। यानी उन्होंने पहले एक आदर्श राज्य की, इन सब की कल्पना की थी और इस तरह से उन्होंने ये बताया था कि राज्य इस तरह का होना चाहिए। ऐतिहासिक पद्धति में भी मैकियावेली, बोधा, मॉन्टेस्क्यू आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। तो इन्होंने इतिहास से ये जाना है कि राजनीतिक संस्थाओं, आदर्श और सिद्धांतों को पहले, यानी कि इतिहास में किस तरह से प्रयोग किया गया है। जैसे इतिहास से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह की शासन व्यवस्था हमको अपनानी चाहिए। इसी तरह से तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था अरस्तु ने। उसने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स में 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये बताया था कि क्रांति के क्या कारण होते हैं और उनको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया। इसी तरह विधि पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है कि राज्य का काम है कानून बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना। इसके समर्थकों में विलोवी, डिक्विट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो ये कल्पनात्मक है और आदर्शवादी है। जैसे इसमें कोई भी विचारक पहले कल्पना कर लेता है। जैसे प्लेटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की या साम्यवाद की कल्पना की, और उसने एक दार्शनिक राजा की और फिर उस कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की उसने संरचना भी की। इसी तरह नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें यह माना जाता है कि राज्य को नैतिक होना चाहिए
और राजनीतिक मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इस पर बल देना चाहिए। इसीलिए अरस्तू ने कहा था कि राज्य का अस्तित्व सद जीवन के लिए, केवल जीवन के लिए नहीं। इसी तरह राजनीति शास्त्र की एक विशेषता ये है, परंपरागत राजनीति शास्त्र की, कि ये दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। इसके सहयोग से ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा का प्रचलन हुआ जिसे राजनीतिक दर्शन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये एक व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन यानी कि इसके जो प्रतिपादक होते हैं वो अपने व्यक्तिगत अनुभव और मान्यताओं से ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक होने अपने अपने तरीके से मानव स्वभाव पर विचार किया। अपने अपने तरीके से उन्होंने सामाजिक समझौता बताया कि किस तरह राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। तो अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अध्ययन किया और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। इसके अलावा परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिक अध्ययन में कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर भी बल दिया गया है। इनके समक्ष ये उद्देश्य नहीं था कि संविधान में निर्मित शासन व्यवस्थाएं वास्तव में कैसे यानी व्यवहार में कैसे कार्य करती हैं। इन्होंने तो केवल ये देखा कि वहाँ पर संविधान में और कानूनों में क्या लिखा गया है, संविधान में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, केवल उनका ही अध्ययन किया है। इसके अलावा हम इसकी विशेषता देखते हैं कि इसीलिए प्रधानतः संकुचित अध्ययन माना जाता है और इसका अध्ययन पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्था में बंधा रहा है। इन्होंने साम्यवादी जगत, तीसरी दुनिया के जो विकासशील देश थे, उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया था। उन्होंने केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया था। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि अमूर्त, निगमनात्मक, काल्पनिक और अवैज्ञानिक होने के कारण परंपरागत राजनीति विज्ञान की आलोचना की जाती है। धन्यवाद।